हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्विस एजुकेशन में। हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य पूरा कर चुके थे, ठीक है। इस वाले पार्ट में हम लोग लीगल इश्यूज जो होंगे वो जल्दी से देख लेंगे। और इस वाले सेक्शन में ना ज़्यादातर क्या है, एक्ट हैं, सारे अधिनियम है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस वही डिस्कस कर लेंगे। आइए फिर शुरू करते हैं। बस जो मार्क कर रहे हैं बस वही पढ़ लेना। सबसे पहले देखिए पेटेंट संशोधन नियम। संशोधन हुआ है, इसका मतलब है पहले नियम रहा होगा, पहले कोई अधिनियम रहा होगा, तो वो अधिनियम कौन सा है इसको मार्क कर लीजिए। सबसे पहले तो पेटेंट अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1970, ठीक है, 1970। पेटेंट समझते हैं ना, पेटेंट का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट या कोई आविष्कार आप कर रहे हैं, कोई इन्वेंशन कर रहे हैं, उसका आप यूज करना चाहते हैं या फिर उसको सेल करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है वो पेटेंट होता है, ठीक। जैसे आपने कोई भी एक इन्वेंशन किया, ठीक है, उस इन्वेंशन की जो भी टेक्नोलॉजी होगी तो आप उसको पेटेंट कराना चाहेंगे, ठीक है, ताकि दूसरा कोई यूज ना कर पाए उस टेक्नोलॉजी का, क्योंकि वो आपकी इन्वेंशन है ना, तो आप उस इन्वेंशन को पेटेंट करा लेंगे, ठीक है। पेटेंट कराने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपकी हो जाएगी। अगर उस टेक्नोलॉजी को कोई यूज करता है तो वो पहले आपसे परमिशन लेगा और उस परमिशन के बदले वो आपको कुछ रॉयल्टी भी दे सकता है, ठीक है। रॉयल्टी मतलब पैसा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट वगैरह, वो सब बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इतना समय नहीं है। अभी इसमें बस आपको पेटेंट अधिनियम 1970 का है, बस ये देखना है। यहाँ पे संशोधन में बस हुआ क्या है, पेटेंट फीस में 80% की कटौती कर दी गई है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी पढ़ने की चीज़ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो हमने मार्क कर दिया है। फीस कटौती का मतलब ये हो जाएगा कि हम फिर इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उस टेक्नोलॉजी को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को, कुछ भी, मतलब जो भी आप दूसरे की चीज़ को यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। ये देखिए ड्रोन नियम 2021, इसमें ड्रोन उड़ाने के नियम में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, उनकी हाइट को लेके, उनके दायरे को लेके यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहें तो इसको बस याद रख सकते हैं। ग्रीन जोन में 400 फीट यानी 120 मीटर की ऊंचाई तक आप उड़ा सकते हैं, आपको अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। इसको देखिए 105वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CA, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर संशोधन लिखा है, तो उससे पहले ये देख लीजिए कि उससे पहले की स्थिति क्या थी, फिर संशोधन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। आप यदि 2-3 महीने पहले जाएंगे तो आप मई 21 की स्थिति देखें। मई 21 में 102वां संविधान संशोधन हुआ था और इस संविधान संशोधन में स्टेट की शक्ति को कम कर दिया था, ठीक है, स्टेट की शक्ति को कट कर दिया था। ये कौन सी शक्ति थी, आप किसी भी समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 102 में ये पावर था, यानी 102 संविधान संशोधन कानून में ये पावर था कि स्टेट के पास ये शक्ति नहीं रहेगी, और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ठीक है, अपने एक जजमेंट में। तो ये तो स्टेट के लिए बहुत बहुत धक्का वाली बात थी ना। फिर इस 102 में, फिर जो 102 संविधान संशोधन देख रहा ना, इसमें फिर से संशोधन होगा, ठीक है। इसको बोला जा रहा है 105वां संविधान संशोधन, ठीक। इसमें संशोधन हो गया, क्या हो गया, राज्यों की शक्ति को बहाल कर दिया, ठीक है। और कौन सी शक्ति को, जो उनसे छीन ली गई थी 102 में। अब राज्य के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी समुदाय को पिछड़े वर्ग की सूची में ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, ठीक है। एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से जो हैं, सोशली बैकवर्ड क्लासेस से जो हैं, उनको ऐड कर सकती है लिस्ट में, ठीक है। तो यही संशोधन का मेन एम था। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछा जाएगा तो 105वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप वहाँ पर लगा देना कि ठीक, पिछड़ा वर्ग की सूची में ऐड करने की जो राज्यों की शक्ति है उसको बहाल करने से संबंधित है, ठीक है। आइए फिर 102 में और क्या क्या हुआ था। 102 संविधान संशोधन में यहाँ पे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना, ठीक है। NCVC जो है कॉन्स्टिट्यूशनली उसको दर्जा मिल गया है 102 संविधान संशोधन के तहत, ठीक। चलिए इस तरफ देखिए क्या है, यहाँ पे फाइनली क्या लगा है, नवीन संशोधन के अनुसार प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनकी सूची तैयार कर सकते हैं, ठीक है, जो केंद्रीय सूची से भिन्न हो सकती है। केंद्रीय सूची बनाने का काम ये राष्ट्रपति साहब करेगा, ठीक है, राष्ट्रपति साहब करेगा। बस इतनी बातें थी इसमें। आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए। 105 संविधान संशोधन अधिनियम में आपने क्या पढ़ा, इसमें राज्यों की शक्ति बहाल की गई है, ठीक है। और ये शक्ति किस प्रकार की है, किसी भी समुदाय को पिछड़ा वर्ग की सूची में ऐड करना या फिर निकालना, ठीक है, हटाना। उससे पहले की स्थिति क्या थी, 102 संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने राज्यों की यह वाली शक्ति, ऐड करने वाली शक्ति, समुदायों को पिछड़ा वर्ग की सूची में ये शक्ति खत्म कर दी थी, ठीक है। चलिए आगे कीजिए। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग संशोधन अधिनियम, यानी आयोग पहले से बना होगा, उसमें कुछ संशोधन किया गया, ठीक। तो जब कोई भी बिल, अधिनियम बनता है, कानून बनता है, तो उसका जो चैनल होता है वो आप लोग समझते होंगे। पहले लोकसभा में पारित होता है, ठीक है, फिर राज्यसभा में पारित होता है। जब दोनों जगह से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर वो राष्ट्रपति साहब वहाँ पे मोहर लगा देते हैं, ठीक। मोहर लगाने के बाद ही फिर वो अधिनियम बन जाता है, ठीक। और फिर वो ग्रास रूट लेवल पर यदि काम करने लगता है वो अधिनियम, तो फिर उसे कानून बोल देते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, जल्दी से नीचे देखिए। यहाँ पे इस आयोग का गठन कब हुआ था, याद रखना है आपने। राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का गठन कब हुआ, 5 जुलाई 2021 को, ठीक है। और ये संशोधन या अमेंडमेंट किया किस लिए गया, अधिनियम एक गुणवत्ता और सस्ती चिकित्सा शिक्षा, जो मेडिकल एजुकेशन होती है उसमें ईजी एक्सेस के लिए बस ये किया गया है, ठीक। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बस यही है। चलिए आगे आइए। सामान्य बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण संशोधन अधिनियम। सामान्य बीमा समझ रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस। इस अमेंडमेंट में होने क्या वाला है, देखिए पब्लिक सेक्टर की जो बीमा कंपनियां हैं उसमें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ठीक है, निजी क्षेत्र की भागीदारी भी कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे एंट्री मारेगा अब।
किसी भी कंपनी को पीएसयू कब बोला जाता है? जब उसमें सरकार की भागीदारी या पार्टनरशिप 51% की रहे, ठीक है। और 51% की जो भागीदारी है ये हर चीज़ में रहती है भागीदारी। हर चीज़ का मतलब है कि रेवेन्यू में भी भागीदारी रहेगी, फाइनेंस में भी भागीदारी रहेगी, मैनेजमेंट में भी भागीदारी 51% की रहेगी। और जितने भी निर्णय लिए जाएंगे मीटिंग में, बोर्ड मीटिंग में, उसमें 51% जो निर्णय हैं वो सरकार के रहेंगे और बाकी 49% जो निर्णय रहेंगे वो दूसरी पार्टी के रहेंगे, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन अभी था पीएसयू का। लेकिन इस अधिनियम में क्या किया इन्होंने, ये जो 51% की जो एक कंडीशन थी पीएसयू होने के लिए वो हटा दिया, ठीक है। ये हटेगा तभी तो प्राइवेट सेक्टर एंट्री मारेगा। यदि किसी कंपनी में 51% प्राइवेट पार्टी का यदि पार्टनरशिप हो जाएगा तो उसे फिर पीएसयू नहीं बोलेंगे। तो अगर कोर्ट में क्वेश्चन पूछे तो ये पॉइंट जरूर रहेगा, ठीक है। तो याद रखना, जैसे क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट यही दे देगा कि 51% होने का जो पहले प्रावधान था वो अब भी है, इस संविधान संशोधन में हटाया नहीं गया। लेकिन यहाँ तो हटाया गया ना, लेकिन वहाँ पे दे देगा ऐसा, ठीक। चलिए आगे करते हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनी कौन कौन सी हैं आप लोग देखते ही होंगे। नेशनल इंश्योरेंस है, न्यू इंडियन इंश्योरेंस है, ओरिएंटल इंश्योरेंस है, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस है, ठीक है। तो इन सब में अब क्या हो गया, इस अधिनियम संशोधन के अनुसार के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एक कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का वो कम हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल कम हो जाएगा। तो इस अधिनियम में जो चेंज हुए हैं वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे ये याद रखना है, बीमा अधिनियम 1938 का है और संशोधन से पहले जनरल इंश्योरेंस का जो अधिनियम था वो 1972 का था। तो एक पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे करते हैं। संविधान अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन अधिनियम 2021। इस टॉपिक में सारे अधिनियम ही हैं, ठीक है। बोरिंग लग सकता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही बताऊँ, ठीक है, फालतू चीज़ें पढ़ना ना पड़े। यहाँ पे बस एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है इस तरफ राइट हैंड साइड में देखिए। यह अधिनियम अरुणाचल प्रदेश में चिन्हित अनुसूचित जनजातियों की सूची में अबोर जनजाति को हटा दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें 3-4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ऐसे पूछ लेगा कि अरुणाचल प्रदेश में अभी हाल ही में कौन सी जनजाति को हटाया गया, ठीक है। यानी जो एक लिस्टेड शेड्यूल्ड ट्राइब की जो लिस्ट थी उस लिस्ट से अब अबोर जनजाति को हटा दिया गया, ठीक। तो क्वेश्चन में स्टेट भी पूछ सकता है, क्वेश्चन में जनजाति भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। ये निक्षेप बीमा प्रत्यय गारंटी निगम बेकार है। यहाँ पे देख रहे हैं हिंदी का यहाँ पे ट्रांसलेशन डिपॉजिट को, ये ज्योग्राफी वाला डिपॉजिट थोड़ी ना है, ये पैसे वाला डिपॉजिट है, बैंक वाला डिपॉजिट है। इसको ये निक्षेप कन्वर्ट किए हैं, हद है मतलब। उसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। टैक्सेशन वाला देख लीजिए थोड़ा, टैक्सेशन लॉज अमेंडमेंट बिल जो 2021 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयकर इनकम टैक्स जो एक्ट है वो 1961 का ही, पिछली बार पूछा भी था 1961, ठीक। तो इनकम टैक्स का पढ़ रहे हैं तो इसको भी याद रखें। वित्तीय अधिनियम को यानी फाइनेंस एक्ट जो है वो 2012 का है। अब चूंकि ये संशोधन हुआ है तो संशोधन किस में हुआ होगा, इसी में ना संशोधन हुआ होगा, इसी में ना संशोधन हुआ होगा। और जो अमेंडमेंट हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं वो अपने मतलब के नहीं है, ठीक है। तो इसको स्किप करो और आगे बढ़ो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट बस ये 2 ही हैं। चलिए नीचे आइए। अधिकरण सुधार अधिनियम, अधिकरण समझते हैं, ट्रिब्यूनल बोलते हैं इसे, ठीक है। ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूशन में बताएंगे कौन सा आर्टिकल है ट्रिब्यूनल को लेकर, जल्दी से। पहले तो भाग बताइए फिर आर्टिकल बताइए, इंपॉर्टेंट है। पार्ट बताइए, पार्ट है 14A, ठीक है, 14A। और आप आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल 323A में और 323B देखेंगे तो इसमें आपको ट्रिब्यूनल देखेंगे, अधिकरण देखेंगे, ठीक। तो ये अधिकरण में सुधार के लिए अधिनियम लाया गया। तो ये सुधार क्या क्या होने वाले हैं, देखिए 1-2 क्वेश्चन डेट पे आ सकते हैं कि कोई एक्ट जो है वो कब पारित हुआ, राष्ट्रपति ने कब उस पर मोहर लगाई। याद तो रहने वाला है नहीं, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहें तो पढ़ लेना, लेकिन जहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट रहती है मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है। जल्दी से आइए। अधिकरण के बारे में हम लोग पीसीएस टेस्ट सीरीज में दृष्टि वाले में पढ़े। अधिकरण हमने आपको वहाँ पे समझाया था, ये क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, ठीक है। क्वासी जुडिशियल बॉडी यानी अर्धन्यायिक बॉडी होती हैं और इलीगल भी हो सकती हैं, ठीक है। दोनों में फ़र्क है सब। यहाँ पे पॉलिटिकल ये टर्म्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है या फिर अर्धन्यायिक बॉडी का मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जो काम तो न्यायिक करती हैं, जुडिशियल वर्क करती हैं, लेकिन उन संस्थाओं के जो ऑफिसर लोग रहते हैं वो जस्टिस या फिर जज नहीं रहते हैं, ठीक है। जुडिशियल ऑफिसर नहीं रहते, वो नॉन जुडिशियल ऑफिसर रहते हैं, ठीक है। जैसे आप एनजीटी की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित जो अधिकरण है, इसमें जो निर्णय देते हैं वो वहाँ पे जज और जस्टिस थोड़ी ना बैठे हैं। और लीगल का मतलब आप लोग जानते होंगे, संसद द्वारा जो पारित अधिनियम से कोई संस्था बनती है तो उसे सांविधिक बॉडी बोलते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा है अधिकरण कानून द्वारा स्थापित न्यायिक और अर्धन्यायिक संस्थान होते हैं, ठीक है। तो आप दोनों में मतलब समझ गए। अब यहाँ पे सुधार की क्या बात हो रही है, गवर्नमेंट चाहती है कि जो अधिकरण बने हैं दुनिया भर के उनको सबको हटा के खत्म करो। ये जो मशीन यहाँ पे यूज हो रही है उसको और कहीं लगाया जाए। जैसे यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूनल के नाम लिखे हैं जिनको गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है। जैसे आप यहाँ पे कुछ अपीलेट यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स भी हैं। फिल्म जैसे ये एग्जाम्पल हैं उसके अपीलीय अधिकरण जो हैं, जैसे फिल्म प्रमाणन अपीलीय अधिकरण हुआ और एयरपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल हुआ, ठीक है। ये इंटेलेक्चुअल राइट वाला अपीलीय बोर्ड हुआ, ठीक। वनस्पति प्रजाति अपीलीय अधिकरण, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को समाप्त करने का प्रावधान है। तो ये सुधार है इस अधिनियम में। कैसा सुधार है, इनको हटाने का। इन सभी का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होगा, तभी गवर्नमेंट चाह रही है कि इनका कोई मतलब नहीं है रखने का। आगे आइए, ये वाला पॉइंट देखिए,
इस अधिनियम 2021 के अनुसार यदि कोई ट्रिब्यूनल बनता भी है तो उस ट्रिब्यूनल का जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, उनका कार्यकाल जो होगा टेन्योर वो 4 साल ही होगा। ठीक, 4 साल या फिर 70 साल। ठीक है, चलिए आगे देखिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर यहाँ पे आयोग में अधिनियम में चेंज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम लोग कल पढ़े थे कि जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, यहाँ से पराली की बहुत बड़ी समस्या है। जो धान की जो भूसी होती है वो जलाते हैं किसान लोग, और उसका धुआं पूरा यहाँ पर दिल्ली में इकट्ठा हो जाता है, और फिर वो सर्दियों के मौसम में फॉग वाली बहुत समस्या हो जाती है, विजिबिलिटी 0 हो जाती है, और पॉल्यूशन जो होता है वो अलग से। तो इसके लिए सरकार ने एक उपाय निकाला है, हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा है, जल्दी से बताएंगे, जिसमें हम लोग बायोमास को फायरिंग वगैरह पढ़े थे, याद है? बायोमास को फायरिंग वगैरह पढ़े थे। यानी ये जितना भी बायोमास है या फिर ये भूसी वगैरह है, जो फसलों का जो रेजिड्यू बचता है, अवशेष बचता है, उसको कोयले के साथ मिलाया जाएगा और फिर उसको फिर पावर प्लांट लाया जाएगा और दोनों को मिक्स करके फिर जलाया जाएगा। ठीक है, देखिए इस लाइन में, इस हेडिंग में आपको कहीं संशोधन लिखा हुआ नहीं दिख रहा। इसका मतलब है ये पहले अध्यादेश होगा। ठीक है, पहले अध्यादेश था, अध्यादेश के माध्यम से कानून आया था, लेकिन अध्यादेश हमेशा तो रहता नहीं है, मैक्सिमम 6 महीने रहता है। 6 महीने के अंदर मोहर लगानी पड़ती है संसद से, क्योंकि ये जो अध्यादेश लाया गया था अक्टूबर 2020 में लाया गया था, और इस टाइम पे क्या था, लॉकडाउन चल रहा था, संसद के सत्र नहीं चल रहे थे, और संसद के सत्र नहीं चलते हैं तो फिर कानून अगर बनाना है तो कौन करता है? तो फिर राष्ट्रपति साहब है ना, अध्यादेश जारी करा लो, कानून बना लो। तो इस वाले चैप्टर में आपको बहुत सारे अध्यादेश दिखेंगे, और फिर वो अध्यादेश आगे फिर 6 महीने के अंदर क्या करते हैं, उनको संसद मोहर लगा देती है और फाइनली वो अधिनियम बन जाते हैं। तो फाइनली हमने क्या सीखा कि इस अधिनियम के तहत एक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग बन रहा है एनसीआर रीजन के लिए और निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए। ठीक है, चलिए अभी आयोग काम क्या करेगा जल्दी से देख लेते हैं। एयर क्वालिटी से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें बेहतर कोऑर्डिनेशन और रिसर्च वगैरह, और उनसे जो समस्या हो रही हैं उनका सॉल्यूशन निकालना इस आयोग का काम रहेगा। इससे भी पहले वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल काम कर रहा था, 1998 में बना था एनसीआर में। उस ट्रिब्यूनल का नाम क्या था, अथॉरिटी का नाम क्या था? ट्रिब्यूनल नहीं था, अथॉरिटी था, प्राधिकरण यानी अथॉरिटी, पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण प्राधिकरण। लेकिन ये उस टाइम पे भंग कर दिया गया था, लेकिन अब जरूरत पड़ रही है, क्योंकि 1998 की एयर क्वालिटी दिल्ली की और आज की बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है ना। 98 में लग रहा होगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं है बनाने का, अब मतलब लग रहा है, तो फिर आयोग बना है। तो इस एक्ट में ना बहुत सारे स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप पराली जलाएंगे, अगर दिल्ली में धुआं आएगा आपके रीजन से, तो हम फिर आपको सजा देंगे। 5 वर्ष तक की कैद है, 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकता है। लेकिन भाई वो तो किसान है, किसानों को कैसे सजा दे सकते हो? अगर वो फसल बोएंगे तो फसल को फिर बिल्कुल जलाएंगे, क्योंकि खेत साफ करना है, खेत साफ नहीं करेंगे तो अगली बार खाओगे क्या? इसलिए इस अधिनियम में किसानों को इस जुर्माने के दायरे से बाहर रखा गया। ठीक है, तो इसका मतलब है दायरे में कौन होगा? दायरे में इंडस्ट्रीज़ होंगी, उद्योग होंगे। ठीक है, जो बिना मफलर लगाए चिमनी में धुआंधार धुआं उड़ा रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स सिर्फ पराली के धुएं से थोड़ी ना हो रहा, इतने सारे उद्योग भी तो चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, और हम उस इंसान पे तो जुर्माना नहीं लगा सकते ना जिससे सभी लोग जिंदा हैं। चलिए एक पॉइंट और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये जो आयोग बना है, ये जो आयोग बन रहा है गुणवत्ता प्रबंधन को लेके, इस आयोग के द्वारा जो भी जजमेंट दिया जाएगा, आदेश दिया जाएगा, उसकी जो अपील है वो सिर्फ एनजीटी में सुनवाई होगी उसकी। ठीक है, एनजीटी, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, एनजीटी। इसकी स्थापना बताएंगे कब हुई थी? 2010 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2010 में। एक ट्रिब्यूनल है, यानी एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। फिर भी अगर किसानों से बहुत ज़्यादा पर्यावरणीय समस्या होने लगी धुएं से, तो यहाँ पे लिखा भी है कि केंद्र सरकार किसानों से मुआवजा वसूल सकती है। ठीक है, वसूल सकती है लिखा है, तो वो तो बस ऐसे ही लिखा है, वसूल नहीं सकती है इन प्रैक्टिकल। चलिए आगे आइए, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन अधिनियम। अब इस एक्ट में कौन सा ही संशोधन किए हैं? तो पहले तो हमें जो ओरिजिनली जो एक्ट था वो जान लेना चाहिए। प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन नियम, ये कब का था? ये ओरिजिनली 2016 का था। यहाँ पे देखिए प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन 2016, तो आपको इसको याद रखना है। इसी में संशोधन हुआ है। ठीक है, इसी में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट क्या हुआ है? इसमें अमेंडमेंट हुआ है तो फिर 2021 का हो गया। ठीक है, मतलब ये हो गया। इसका बस एक ही टारगेट है, जो सिंगल यूज वाली प्लास्टिक बैग है या फिर पॉलीथीन है ना, उसको धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चरणबद्ध तरीके से उसको समाप्त करना है बस। और इसका याद रखना नाम पॉलीस्टीरीन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। और इसमें एक और अच्छी बात है, अब ये पॉलीथीन यूज करते हैं, उसकी अभी जो मोटाई है वो 50 माइक्रोन रहती है। गवर्नमेंट चाह रही है कि इसकी जो मोटाई है वो बढ़ा के 75 माइक्रोन कर दें। अब कोई चीज़ यदि, जैसे आप देखते हैं ना कि कपड़े वपड़े वगैरह लाते हैं, अगर पॉलीथीन बहुत अच्छी होती तो उसको हम लोग संभाल के रख लेते हैं, और बेकार होती तो हम लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे ही करना चाहती है, यदि पॉलीथीन की मोटाई ज़्यादा रहेगी तो लोग ऐसा सोचेंगे कि उसको हम दोबारा यूज कर लें। ठीक है, वो अपने पास सेफ रख लेंगे और उसको दोबारा यूज करेंगे। यानी एक ही पॉलीथीन अब 2 बार यूज हो रही है। ठीक है, 2 बार यूज हो रही है, तो इससे तो फायदा ही होगा ना एनवायरमेंट को। और 2022 तक 120 माइक्रोन तक कर देंगे मोटाई, तब तो और बढ़िया हो जाएगी। फिर तो मुझे लगता है 2 बार क्या 4 बार यूज करेंगे वही पॉलीथीन। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछने वाली क्या चीज़ है? क्वेश्चन तो पूछने वाली चीज़ तो बस यही है। ठीक है, ये तो बस जानकारी के लिए है, क्योंकि पॉल्यूशन वाला मुद्दा है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखना 75 माइक्रोन। अभी 2021 से जो है 2022 से फिर 120 माइक्रोन। चलिए आगे आइए, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण। विमानपत्तन यानी एयरपोर्ट, प्राधिकरण यानी
जल्दी से बताइए। अथॉरिटी। और विनियामक यानी रेगुलेटरी। एक प्राधिकरण ऑलरेडी है एयरपोर्ट को लेके, उसे क्या बोलते हैं? एरा। ठीक है, एरा, एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी। ठीक है, यानी यही चीज़, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण, यही है एरा। ठीक है, इसी में संशोधन किए हैं, यानी कानून में संशोधन किए हैं। तो ये तो बॉडी है ना, तो कानून में संशोधन करेंगे तो बॉडी में भी चेंजेस हो जाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो एरा एक्ट था वो 2008 का था, तो इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, 2008 का एरा एक्ट था, भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008। ईयर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो 2008 ही में इस बॉडी की भी स्थापना की गई होगी, है ना। तो 2008 में इसकी स्थापना की गई थी, ये भी लिखा है। और नीचे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ये तो पुरानी बातें होंगी। अभी जो 2008 वाला ये जो एक्ट था, इसमें एक प्रावधान था कि किसी भी मतलब जो ठीक ठाक स्थिति में होंगे विमानपत्तन या एयरपोर्ट, उनको मेजर पोर्ट बनाने का यहाँ पे प्रावधान था। और ठीक ठाक स्थिति से मतलब है कि वहाँ का जो एनुअली यात्री ट्रैफिक है वो कम से कम 35 लाख होना चाहिए, यानी एयरपोर्ट पर कम से कम 35 लाख लोगों की आवाजाही हो, तब हम उसको मेजर पोर्ट बोलते थे। ठीक है, ऐसा 2008 में प्रावधान था, प्रोविज़न था। तो ये तो पुरानी बातें होंगी, मतलब 2018 एक्ट के अनुसार हुई। 2021 में चेंजेस क्या हुए हैं? संशोधन पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो संशोधन देखना है। संशोधन में क्या किया, केंद्र सरकार क्या प्लान कर रही है कि जो छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं उनका एक समूह बना लो और उस पूरे समूह को एक मेजर पोर्ट का नाम दे दो। ठीक है, छोटे छोटे जो एयरपोर्ट हैं उनको उनका एक समूह बना लो और इसी समूह को एक नाम दे दो मेजर पोर्ट का। ठीक है, एक तरह से ये क्या कर रहे हैं, चकबंदी कर रहे हैं। चकबंदी किसकी? एयरपोर्ट की। हाँ, मतलब उसी तरीके का लिंक करने के लिए बोला हूँ। और समूह से जो मेजर बोर्ड बनेगा, ठीक है, इसको मैनेज करेगा एरा। ठीक है, वही संस्था जो पहले बनी थी 2008 के अनुसार। ठीक है, बस इसमें इतना पढ़ना है, आगे आ जाइए। आवश्यक रक्षा सेवा अधिनियम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। PDF डाल दूंगा, उससे पढ़ लेना आपको अगर पढ़ना हो तो। जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं मार्क कर दूंगा, उसके लिए परेशान मत होइए। औद्योगिक विवाद अधिनियम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, ये याद रखना है बस। ठीक है, चलिए आगे आइए। फैक्टरिंग विनियमन संशोधन अधिनियम, ये इंपॉर्टेंट है। फैक्टरिंग समझते हैं, ये फैक्ट्री वाला वो नहीं है। ठीक है, फैक्ट्री वाला फैक्टर नहीं है यहाँ पे, ये अलग फैक्टर। फैक्टरिंग मतलब अलग चीज़ होती है, मैं बता रहा हूँ। और ये फैक्टरिंग बिजनेस जो होता है ना, बहुत धड़ल्ले से चल रहा है पूरी दुनिया में। फैक्टरिंग बिजनेस बोलते हैं इसे, अभी मैं समझा रहा हूँ उसको क्या होता है। मैं आपको सीधा फिगर पे ले चल रहा हूँ, तब आपको क्लियर हो जाएगा। इस फिगर को देखिए, यहाँ पे आपको सेलर दिख रहा है यानी बेचने वाला, बायर दिख रहा है यानी खरीदने वाला, और यहाँ पे तीसरा यहाँ पे फैक्टर दिख रहा है। फैक्टर का मतलब यहाँ पे क्या आपको समझ में, थर्ड पार्टी समझ में आ रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी। अभी थर्ड पार्टी करता क्या है, ये थर्ड पार्टी इन दोनों का काम बना देगा। जैसे सेलर क्या करेगा, किसी भी वस्तु को बेचेगा, अपने माल को बेचेगा, किसको बेचेगा, बायर को बेचेगा। ठीक है, तो बायर पहले ऑर्डर प्लेस करेगा, है ना। ऑर्डर प्लेस किया, उन्होंने एक नंबर लिखा है। खरीदने वाले ने बेचने वाले को ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, कि भाई हमें ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, सेलर ने क्या, उसने क्या किया, ठीक है, सेलर ने बिल बना दिया और सारा सामान भेज दिया बायर को। तीसरा नंबर देखिए, दूसरे को अभी गोली मारी है। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, सेलर डिलीवरी कर रहा है और जो भी बिलिंग हुई थी वो उसका एक इनवॉइस बना देगा। इनवॉइस समझते हैं ना, इनवॉइस मतलब वही खर्चे की पर्ची, जिसमें पूरा हिसाब लिखा रहता है। लेकिन अभी पैसा नहीं पहुंचा सेलर के पास, अभी बायर ने पैसा नहीं दिया सेलर को। ठीक है, अभी सेलर ने सिर्फ इनवॉइस भेजी है बायर के पास कि भैया तुम्हारा इतना पैसा हुआ है, इतना हमें भिजवा दीजिए। लेकिन बायर के पास पैसा नहीं है, तो बायर क्या करेगा, बायर फैक्टर को कॉन्टैक्ट करेगा और इस बात के लिए कॉन्टैक्ट करेगा कि भाई तुम अभी मेरा पैसा दे दो। ठीक है, तो फिर सेलर क्या करेंगे, जो भी बिल की पर्ची थी वो अब फैक्टर को भी दे देंगे। 4 नंबर मिलेगा कॉपी ऑफ बिल। अभी सेलर जो खर्चे की पर्ची थी वो फैक्टर को दे देंगे। ठीक है, फिर फैक्टर ये वाला पैसा दे देंगे सेलर को, पूरा फाइनेंस कर देगा। फैक्टरिंग जो थर्ड पार्टी था फैक्टर, वो पूरा फाइनेंस कर देगा सेलर को, जितना भी माल बायर ने खरीदा था। ठीक है, समझ में आया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि फैक्टर को पैसा फिर कहाँ से मिलेगा, फैक्टर क्यों दे रहा बायर का पैसा सेलर को। फैक्टर फिर क्या करेगा, रिकवरी करेगा अपने पैसे की और उसमें कुछ अपनी सर्विस फीस वगैरह जो भी होगा उसमें वो ऐड करके लेगा। लेकिन उसने तुरंत काम तो बना दिया ना बायर का। और ये फैक्टर हर कोई नहीं हो जाता है। ठीक है, RBI में रजिस्टर्ड होना चाहिए, RBI में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वही फैक्टरिंग बिजनेस कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये होता है पूरा फैक्टरिंग बिजनेस। ठीक, सिंपल सा वही चीज़ है कि भैया मेरा पैसा यार तुम दे दो, अभी हम तुम्हें बाद में दे देंगे थोड़ा बढ़ा के। ठीक है, बस वही चीज़ है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यूके सिन्हा समिति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूके सिन्हा समिति किससे संबंधित है, फैक्टरिंग कानून से। ठीक है, अब इस फैक्टरिंग का मतलब फैक्टरी नहीं समझ रहे होंगे आप लोग। और इससे होगा क्या, फाइनेंस का फ्लो तगड़ा हो जाएगा। ठीक है, मान लो हमारे पास पैसा नहीं है तो दूसरा हमारा पैसा दे रहा है उसको, ताकि हमारा काम तुरंत बन जाए। हमारे मतलब मेरे पैसा ना होने की वजह से मेरा काम रुका तो नहीं ना। तो ये फायदा किसको होगा अल्टीमेटली, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग हैं जो MSME हैं, उस क्षेत्र को बहुत राहत मिलेगी। ठीक है, यानी कैश फ्लो जो है वो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इन सब कंपनियों में बड़ा बड़ा ट्रांजैक्शन होता है ना, और इंस्टेंट पैसा नहीं होता है। और अभी कोरोना के टाइम पे तो इनका पूरा प्रोडक्शन चौपट हो गया और कर्जा पहले से इतना लिए रहते हैं लोग। ठीक है, तो इसमें इतनी बातें थी। आपने यूके सिन्हा समिति देख ली, ये फैक्टरिंग कानून से संबंधित है। और इसके बारे में क्या पढ़ना है आपको, ये आपने अभी सीख लिया कि RBI में रजिस्टर्ड होना चाहिए, वही फैक्टरिंग बिजनेस कर सकता है। ठीक है, अगर पंजीकृत नहीं होगा तो बिजनेस नहीं कर पाएगा। चलिए, और इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर कूट में क्वेश्चन आएगा
तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर कूट में या कोडिंग में ये वाला स्टेटमेंट डाल देगा वो। फैक्टरिंग, कोई भी कंपनी जो है फैक्टरिंग व्यवसाय यदि करना चाहती है तो उसकी जो वित्तीय संपत्ति है और फैक्टरिंग व्यवसाय से आय है दोनों 50% से अधिक होना चाहिए। ये कंडीशन है, तब जाके आप फैक्टरिंग बिजनेस कर पाओगे। और इस सरकार ने इस एक्ट में थोड़ी बहुत सुविधा NBFC को भी दे दिया। NBFC यानी नॉन जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस होती हैं या कंपनी होती हैं, ये भी अब फैक्टरिंग बिजनेस कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो कंडीशन RBI ने रखी है वो फुलफिल कर लें तो ये भी करने लगेंगे। इससे क्या होगा, फाइनेंस का और ज़्यादा दायरा बढ़ेगा और कैश फ्लो और ज़्यादा दायरा बढ़ जाएगा इसका। और जो NBFC लॉस में रहा करती थी कि हमारे पास कुछ काम नहीं है, हमारे पास कुछ काम नहीं है, तो वो आप फैक्टरिंग बिजनेस करके भी अपनी आय बना सकती हैं, ठीक। चलिए आगे देखिए, शोधन अक्षमता और दिवालिया संहिता संशोधन अधिनियम। इसमें क्या संशोधन हुआ है, तो सबसे पहले तो इस एक्ट को याद रखना है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी आपको डेट भी याद रखना है, ये वाली 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। और स्वीकृति जब मिल जाती है फिर तो ये क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। एक्ट बन गया, इसलिए यहाँ पे अधिनियम लिखा है, नहीं तो यहाँ पे विधेयक लिखा होता है यदि अनुमति नहीं मिली होती तो यहाँ बिल की जगह एक्ट कर लेना, ठीक है। मतलब इसको याद रख लेंगे, यहाँ पे तो वो पहले की बात बता रहे हैं ना, इसलिए बिल लिखा हुआ है पास होने से पहले। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, बैंक्रप्सी की कगार पे है कौन, बैंक्रप्सी की कगार पे MSME है, जो अभी लॉकडाउन में अपना प्रोडक्शन नहीं कर पाए और कर्जे में डूब गए हैं। तो सरकार को इनको बचाने का भी तो जिम्मा है ना, सरकार इनको बचाएगी तभी तो ये काम कर पाएंगे। अब गवर्नमेंट ने इस संशोधन में क्या किया होगा, ऑब्वियसली आप लिंक कर सकते हो, सेंस लगा सकते हो कि अब इसमें रियायतें दी होंगी, ठीक है, MSME को, कि भाई तुम्हारा जो इतना लॉस हुआ तो तुम अगर बैंक्रप्सी के कगार पे हो तो कोई दिक्कत नहीं, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो ये बचाएगी गवर्नमेंट कैसे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, सरकार ने उनके लिए एक समाधान प्रक्रिया यहाँ पे उनके सामने रखी है, जिसे बोल रहे हैं प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन, PIRF। अब ये क्या बवाल है, और यहाँ पर सरकार बोल रही है MSME से कि यदि आपके पास 1 लाख रुपए तक का कर्ज है तो फिर आप इस सुविधा के अनुसार PIRF के अनुसार बैंक्रप्सी से या इंसॉल्वेंसी से बच सकते हैं। लेकिन 1 लाख रुपए कोई चीज़ है MSME के लिए, वहाँ तो करोड़ों में बिजनेस होता है। तो सरकार ने यहाँ पे एक और लॉलीपॉप दिया है, केंद्र सरकार न्यूनतम डिफॉल्ट की सीमा को अधिसूचना के माध्यम से 1 करोड़ तक भी बढ़ा सकती है, ठीक है। तो फिर भी थोड़ा बहुत तो राहत आएगी ना MSME में, क्योंकि बहुत सारे जो माइक्रो लेवल के हैं वो तो बहुत छोटा ही बिजनेस करते हैं ना, ठीक है। तो ये इसमें इतनी बातें थी। अगर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा देके यही पूछ लिया कि ये क्या है, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, किससे संबंधित है या फिर किसको रियायत देने के लिए ये सुविधा है, फैसिलिटी है, तो आप आराम से ऑप्शन में MSME देखेंगे, ठीक है, MSME देखेंगे तो बढ़िया लगा देना टिक। चलिए आगे कीजिए, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, कुछ खास नहीं है, नारियल विकास बोर्ड अधिनियम 1979, ये थोड़ा सा नज़र में रखना, याद रखना। और यहाँ पे संशोधन हुआ है तो देख लेते हैं संशोधन क्या किए हैं। अभी जो कानून बना था 1979 का, इसी कानून के अनुसार यहाँ पर नारियल विकास बोर्ड की एक स्थापना की गई थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्या है, नीचे आइए जल्दी से। 1979 का जो एक्ट बना, अभी आपने देखा, इसमें क्या क्या था, जो बोर्ड बना था, बोर्ड की स्थापना हुई थी, उस बोर्ड के जो मेंबर थे, रिप्रेजेंटेटिव थे उस बोर्ड के, वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों से थे, सिर्फ 3 राज्यों से, ठीक है। अब इस अमेंडमेंट में क्या किया, संशोधन में क्या किया है, एक संशोधन कर दिया कि भाई इन 3 से काम नहीं चलेगा, अब एक को और जोड़ो, आंध्र प्रदेश में, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी तो नारियल ठीक ठाक हो रहा है, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहेंगे तो कैसे काम बनेगा। तो इस अधिनियम में संशोधन करके आंध्र प्रदेश को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो +3 पहले थे, +1 और हो गया, और +1 और कर लो गुजरात के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कर्नाटक के प्रतिनिधियों के अलावा अब आंध्र प्रदेश और गुजरात के नारियल उत्पादकों के प्रतिनिधि भी बोर्ड में शामिल होंगे। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा PCS इसमें से, इस रिपोर्ट से या फिर इस एक्ट से, अभी ऐसे पूछ लेगा कि अभी हाल ही में नारियल विकास बोर्ड के प्रतिनिधि के रूप में किस राज्य को शामिल किया गया, तो आंध्र प्रदेश गुजरात दिख जाएगा, दूसरा ऑप्शन गुजरात केरल दे देगा, तीसरा ऑप्शन तमिलनाडु केरल दे देगा, ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो आपको पहले के 3 तो याद रखना ही रखना है, बाकी 2 ये हो गए, ठीक है, याद रहेगा। चलिए मैं लास्ट में रिवाइज कराऊंगा, ठीक है, बने रहिए। आगे आइए, ये जुडिशियल बोल रहे हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, जल्दी से इसको देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा नाम क्या है, द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक। इसकी डेट इंपॉर्टेंट है 7 अगस्त 2021, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति मिली और ये अधिनियम बन गया, ठीक है। तो 7 अगस्त 2021 याद रखना। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया कब था, वेरी इंपॉर्टेंट, 2015, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब आया था, 2015 में, किशोर न्याय अधिनियम 2015, इसी में संशोधन किया गया, ठीक है। अब संशोधन में क्या क्या हुआ हम लोग देखेंगे, संशोधन होने के बाद अब ये क्या बन गया, जो ऊपर हेडिंग लिखी थी वही बन गया, 2021 वाला बन गया, ठीक। और इसमें बड़ी खतरनाक चीज़ें हुई हैं, ये बहुत सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2015 के एक्ट में क्या था, 2015 वाले एक्ट में एक चीज़ देख लीजिए, यदि आपको किसी भी बच्चे को अडॉप्ट करना है, ठीक है, तो अडॉप्ट करने के लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी होती थी, ठीक है। कोर्ट ऑर्डर करता था, ठीक है, कोर्ट ऑर्डर करता था, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कोर्ट का नाम ले रहा हूँ 2015 के अनुसार। लेकिन अभी जो 2021 में संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ 2021 के अनुसार, क्या किया अमेंडमेंट में, कानून में क्या कर दिया, कोर्ट की परमिशन को हटा के ये जिम्मा दे दिया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यानी आप कोई भी बच्चा या फिर बच्ची आप अडॉप्ट करना चाहते तो आपको DM की परमिशन लेनी होगी या फिर DM आदेश करेंगे, ठीक है, अडॉप्शन के लिए।
क्लियर है, इतना समझ में आया। तो ये 2015 के अनुसार था कोर्ट की परमिशन, और 2021 में डीएम की परमिशन कर दिया। इसका मतलब ये मतलब क्यों किया, बताएंगे क्यों किया? शायद इसलिए किया होगा क्योंकि कोर्ट के पास ऑलरेडी इतना काम है, पेंडिंग है, और एडॉप्शन जो है चाइल्ड का उसमें स्पीड ही उसको करने के लिए शायद डीएम को दिया हो। लेकिन ये बहुत अच्छा लॉजिक नहीं है, क्योंकि डीएम के पास काम कम थोड़ी ना है, इनके पास भी तो तमाम काम रहते हैं। तो मतलब ये चीज़ हमेशा क्वेश्चनेबल रहेगी कि ये चीज़ डीएम को ये जमा देने पे ये चीज़ एक्सपेडाइट हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि पेंडिंग मुद्दे डीएम साहब के पास भी हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट हैं बताएंगे? हमें एग्जैक्ट नहीं याद रहा, शायद 62 हैं। ठीक है, स्टेट लिस्ट में राज्य सूची में 62 बसे हैं, और एक किसी जिले के अंदर भी ये 62 सब्जेक्ट रहते हैं, और इन सभी 62 सब्जेक्टों पर डीएम काम करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इन 62 विषयों का राजा जो है वो डीएम है। तो इनके पास काम कम थोड़ी ना है। यहाँ स्टेट लिस्ट से आपको समझ में आ रहा होगा कितना भयानक काम है। चलो ये सब डिबेट के मुद्दे हैं। अभी तो जो कानून में भैया संशोधन हुआ है वो हम लोगों ने देख लिया कि डीएम 2021 में डीएम ये बताएंगे एडॉप्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, 2015 में ये प्रावधान था कि यदि जुवेनाइल कोई हीनस एक्ट करता है तो उसे 3 से 7 वर्ष की कैद का प्रावधान था। ये 2015 के अनुसार हो गया। 2021 में इसको और स्ट्रिक्ट बना दिया और स्ट्रिंजेंट बना दिया। अब जुवेनाइल यदि हीनस एक्ट करता है तो उसे 7 वर्ष से अधिक की कैद भी हो सकती है। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक की कैद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोर्ट में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसमें 3-4 स्टेटमेंट रहेंगे और आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए आगे करते हैं। ये नौचालन हेतु समुद्री सहायता अधिनियम बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। ठीक है, चलिए आगे आइए। खाद्य प्रौद्योगिकी, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंध संस्थान अधिनियम, यानी द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल। अब यहाँ पे कहीं संशोधन नहीं लिखा है, यानी ये तो अभी आया ही आया है। और यहाँ पे तो एक संस्थान की बात हो रही है, इंस्टीट्यूट की बात हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट कहाँ पे खुलने वाला है, कहाँ ओपन होने वाला है? द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिखा है यह संस्थान कहाँ पे खुलने वाला है, कुंडली हरियाणा। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कुंडली हरियाणा। चलिए आगे क्या है, आगे में आपको एक इंस्टीट्यूट का नाम और याद रखना है, भारतीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान, यानी IIFPT, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। ये कहाँ पे, तंजावुर तमिलनाडु। मैचिंग में आएगा क्वेश्चन, गारंटी है, याद रखना। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, क्योंकि इसको भी नेशनल लेवल का राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा भी प्राप्त हो गया। ठीक है, जो कि फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, तो ये काम कौन करेगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। बस इसमें तो नहीं था। ठीक, चलिए आगे देखिए। 97 संविधान संशोधन अधिनियम, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 13 का यूज किया है। आर्टिकल 13 में क्या है बताएंगे, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा। उसमें क्या लिखा है, यदि किसी भी कानून, संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंदर कोई ऐसी चीज़ होगी जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है या फिर लीगल नहीं है, इलीगल कुछ प्रोविजन है, प्रावधान है, तो उस कानून में जिस पार्ट में दिक्कत होगी वो उस पार्ट को रद्द कर देगी सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऐसा आर्टिकल 13 बोलता है जुडिशियल रिव्यू के तहत। तो इसमें भी कुछ ऐसे ही हुआ है। चलिए देख, यहाँ पे आपको बस एक चीज़ याद रख लेना है, ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से। ठीक है, सहकारी समितियों के इफेक्टिव मैनेजमेंट को लेके। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चलिए, गुजरात हाई कोर्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इफेक्ट के तौर पर, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हाई कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी गुजरात हाई कोर्ट के अंदर कोर्ट रूम के अंदर जो भी प्रोसीडिंग चल रही है वो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी, और वो लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी, यानी यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। ठीक है, जज आपको जस्टिस को वहाँ पे सुनवाई करते हुए, निर्णय देते हुए, जजमेंट देते हुए। ठीक है, तो इस तरह से गुजरात इंडिया का पहला हाई कोर्ट बन गया जहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हो जाएगा, बाकी हाई कोर्ट्स में भी जल्दी हो जाएगा। तो ये अपना लीगल इशूज़ पे हो गया। ठीक है, आगे वाला हम लोग कौन सा करेंगे, हम लोग अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।